जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गरीबी यानी पोवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि निर्धनता भी बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोवर्टी यानी गरीबी के बारे में जानते हैं कि गरीबी क्या होता है, पोवर्टी क्या होता है। तो देखिए, पोवर्टी जो है यानी गरीबी जो है वो एक समस्या है जिसके अंतर्गत कोई वर्ग अपनी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है या फिर उसको परिपूर्ण नहीं कर पाता है, उसी को गरीबी कहते हैं। और मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी होती है? तो मूलभूत आवश्यकता में आपको भोजन आ जाएगा, आवास आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा। यानी ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसको अगर कोई परिपूर्ण नहीं कर पाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो बंदा जो है वो गरीब कहलाएगा। समझ गए? जैसे मानकर चलिए कि 2 टाइम का अगर किसी को भोजन ना मिले, रहने के लिए घर ना हो, आवास ना हो, पहनने के लिए उसको शुद्ध कपड़ा ना हो कोई, या फिर उसको शिक्षा ना मिले, चिकित्सा ना मिले, ये सब जो है वो अगर नहीं मिले, जिसको कि मूलभूत आवश्यकता बोलते हैं, जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है, अगर ना मिले तो वो वर्ग जो है वो गरीबी में आ जाएगा, वो वर्ग जो है वो गरीब कहलाएगा। समझ गए ना? गरीबी सिर्फ यही नहीं है, गरीबी एक सामाजिक बहिष्कार भी है। आप लोग आज भी देखते होंगे गांव देहात में बहिष्कार किया जाता है गरीबों का, यानी जो धनी लोग होते हैं यानी जो रिच लोग होते हैं वो गरीबों को वो तवज्जो नहीं देते हैं, तो एक सामाजिक बहिष्कार है। गरीब जो है वो डिपेंडेंसी का फॉलो करते हैं, यानी वो निर्भर रहते हैं दूसरे पे। जैसे कि मजदूर लोग हो गए, अगर उनको काम मिलेगा तभी वो जो है वो दैनिक जो उनको मूलभूत आवश्यकता है उसको परिपूर्ण कर पाएंगे। तो एक आप मानकर चलो कि वो निर्भर भी रहते हैं, और समाज में जो अन्य लोग हैं इनके साथ सार्थक बंधन विकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सभी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ गरीबी में ही आता है। उसके बाद अगला है कि गरीबी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, यानी एक प्रकार का जो पॉवर्टी है डिसऑर्डर है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए, कमी हो जाए और कोई रोग हो जाए, तो क्या होता है, मान कर चलिए यहाँ कुछ हो गया, तो यहाँ हो गया, अगर हम इसका इलाज नहीं करा पाएंगे या हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं रहेगा, तो ये जो है डिसऑर्डर सभी शरीर में फैल जाएगा, फैलेगा ना। वैसे ही बाबू पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं शिक्षा को लेकर। जैसे शिक्षा मैंने आपको बताया, अगर किसी को शिक्षा नहीं मिलेगा तो कैसे गरीब होगा। अगर मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि एक महिला है, अगर महिला शिक्षित नहीं होगी, महिला को शिक्षा नहीं मिलेगा, तो वो एक डिसऑर्डर का काम करेगा, और आगे की उसकी जितनी भी पीढ़ी है लगभग वो सब जो है वो गरीब ही होंगे। अब जैसे में अगर महिला अगर शिक्षित नहीं होगी तो उसके जो है वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगी कि हाँ बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे होते होंगे। अगर वो खुद अगर जो है वो महिला अगर वो जो है वो शिक्षित नहीं होगी तो गरीब भी होगी, तो आने वाले भी जो है उसका बाल बच्चा भी गरीब ही होगा। दूसरा, पौष्टिक आहार नहीं दे पाएगी, उसको पता ही नहीं रहेगा कौन सा पौष्टिक आहार होता है, तो लड़के जो है हो सकते हैं कुपोषण का शिकार हो जाए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आपको ये शिक्षा पर भी डिपेंड करता है। इसलिए अगर कोई शिक्षित नहीं है तो वो भी पॉवर्टी कहलाएगा, यानी जो है वो गरीब कहलाएगा। अब ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, कैसे है मैंने आपको बता दिया। अगला है संज्ञानात्मक कर, यानी जो पॉवर्टी है ये एक कॉन्जिटिव टैक्स भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट का टॉपिक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, इसलिए इसको समझिए। संज्ञानात्मक कर क्या होता है भाई? टैक्स। अब टैक्स यहाँ कैसे भाई, पॉवर्टी टैक्स कैसे हो गया, दिमाग में आता होगा। तो हम लोग तो भैया पढ़े हैं डायरेक्ट टैक्स, ये कैसे हो जाएगा? तो देखो ये कैसे हो गया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान कर चलिए कि ये एक व्यक्ति है, ठीक, और इसको मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, इसका खूब बाल उल झा रहा है भाई, हीरो है ये, और ये एक व्यक्ति है, ठीक ना। ये बाल नहीं झा रहा है, बाल नहीं झा रहा है, मान लो यह थोड़ा सा बाल है, ये पूरा कुर्ता उर्ता पहना है, ये कुछ नहीं पहना है, यानी ये गरीब नहीं है। और ये क्या है? गरीब है। ये गरीब नहीं है, ये गरीब है। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो गरीब नहीं है इसका मतलब कि ये मूलभूत आवश्यकता उसको प्राप्त हो रहा है, उसको परिपूर्ण कर पा रहा है। तो यदि कोई गरीब नहीं रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो अपने आगे के बारे में सोचेगा कि हाँ हमको क्या करना है, इतना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा यहाँ लगाना है, ये ज़मीन खरीदना है, वो करना है, ये करना है, बच्चे को इस हॉस्टल में ले जाना है, ये करना है, ये सब सोचेगा। लेकिन जो गरीब है वो अपना लगभग 80% जो माइंड है, अपना बुद्धि है, दिमाग है, समय है, वो सिर्फ गरीबी को दूर करने में ही लगा देगा। ये सोचेगा कि हम आज का भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, बाल बच्चों को कैसे खिला पाएंगे, कल हम कैसे खाना खा पाएंगे 2 समय का। ये सब गरीबी के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको पॉवर्टी को यानी गरीबी को संज्ञानात्मक कर भी कहा गया है, यानी कॉन्जिटिव टैक्स भी बोला गया है। यहाँ तक समझ गए ना? यानी कोई भी गरीब रहेगा वो
अपना 80% जो बुद्धि है, मानसिक जो क्षमता है, उसका आपका खर्च हो जाता है सिर्फ दैनिक दिनचर्या, यही मूलभूत आवश्यकता प्राप्त करने में ही, कैसे हम क्या करें। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए ना चीज़ों को। चलिए, मैंने आप जो परिभाषा था उसको अच्छे से समझाने का आपको कोशिश किया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गरीबी एक जो है वो आपको समस्या है, जिसके अंतर्गत कोई वर्ग जो है अपनी मूलभूत आवश्यकता जो होता है दैनिक जीने के लिए, जीवन जीने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता है उसको परिपूर्ण नहीं कर पाता है, वो आपको पॉवर्टी यानी गरीबी में आ जाएगा। अब भारत में जो है वो गरीबी की कितनी श्रेणियां हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 श्रेणियां हैं। एक है आपको चिरकालिक निर्धन, जिसको कि इंग्लिश में क्रॉनिक पुअर बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? तो जो बीपीएल होते हैं ना, यानी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, वो आपको चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं, जिसमें कि आपको भूमिहीन हो जाएंगे, जिनके पास जमीन नहीं होगा, या फिर मजदूर, ये सब आपको चिरकालिक निर्धन में आ जाएंगे। एक होता है अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालिक निर्धन भी 2 प्रकार के होता है, एक मौसमी, एक अनियमित। मौसमी यानी मौसम के अनुसार ये निर्धन और गैर निर्धन के बीच में आते हैं, जिसमें कि जैसे छोटे किसान हो गए। छोटे किसान हो गया कि किसी मौसम में उसका अच्छा फसल हुआ, उसको अच्छा पैसा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, तो जो है वो निर्धन नहीं रहेगा। लेकिन किसी मौसम में हो सकता है कि जो है वो घाटा में चल जाए, अच्छा फसल ना उसका जो है वो उपजे, तो छोटे किसान हो गया या फिर मजदूर हो गया। और एक अनियमित होता है। अनियमित बेसिकली लक पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि बाई लक कोई व्यक्ति जो है वो जुआ में बहुत पैसा हार गया, यानी जैसे जुआरी हो गया, या मैंने लिखा है ना, जो जुआरी लोग होते हैं अचानक से उसका पैसा जो है वो चला जाता है, तो वो ठीक ठाक रहते हैं, सब उसके पास मूलभूत आवश्यकता है परिपूर्ण कर रहा है, लेकिन अचानक से जो है वो हार गया, पूरा पैसा हार गया, तो गरीब होगा, गरीबी होगा, तो वो सब आ जाते हैं अल्पकालिक निर्धन में। और एक होता है कभी निर्धन नहीं, यानी नेवर पुअर। ये निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसमें जो चतुर्थ या फिर पंचम क्षेत्र में आते हैं, या फिर बड़े बड़े जो व्यवसाय करते हैं, वो कभी भी गरीब नहीं होंगे, वो आपको आ जाएंगे। ठीक ना। तो भारत में जो निर्धनता यानी गरीबी की श्रेणियां है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पॉवर्टी लाइन के बारे में बार बार जिक्र होगा, यानी गरीबी रेखा के बारे में बार बार जिक्र होगा, तो इसको भी हम लोग अभी ही निपटा लेते हैं, ताकि आगे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना। देखो, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा क्या होता है? तो गरीबी रेखा एक रेखा है, लाइन, लाइन से पता चल रहा है, लाइन ऐसे। अब इस लाइन को क्या डिफाइन किया गया है कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग या फिर प्रति व्यक्ति जो मासिक व्यय के आधार पे उस लाइन को डिसाइड किया गया है। यानी प्रति व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति जो है मंथली कितना उपभोग कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए, वो आपको पॉवर्टी लाइन कहलाता है। ठीक। यदि उस लाइन से ऊपर रहेगा तो एबव पॉवर्टी लाइन एपीएल कहलाएगा, उससे नीचे रहेगा तो बीपीएल कहलाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो जनसंख्या होती है, इसको व्यक्ति गणना अनुपात यानी पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को बोला जाता है आपको मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इसको भी याद कर लेना, एमपीसी, यानी इंग्लिश वाले अगर देख रहे होंगे तो ज़्यादा जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं शॉर्टकट में भी लिख दे रहा हूँ और बोलता भी इंग्लिश में, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा। जब भी नोट डाउन कीजिएगा चीज़ों को, नोट्स बना रहे होंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो पॉवर्टी लाइन मतलब समझ गए, वो लाइन जिसमें कि प्रति व्यक्ति जो है वो मासिक उपभोग या फिर मासिक व्यय, इस सब पे कितना व्यय कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है पैसा, वो जो है आपको उसके आधार पे जो है वो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं गरीबी कितने प्रकार की होती है, यानी गरीबी के टाइप जानते हैं। तो देखिए, गरीबी के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सापेक्ष यानी रिलेटिव, और एक होता है निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। यानी एब्सोल्यूट निरपेक्ष हो गया, और गरीबी हो गया आपको एक हो गया रिलेटिव यानी सापेक्ष। अगर सापेक्ष का बात किया जाए, यानी सापेक्ष गरीबी क्या होता है, यानी रिलेटिव जो पॉवर्टी है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली आय की असमानताओं के आधार पर होता है। इसमें आय की असमानता दर्शाया जाता है। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो। ये जो है वो जो विकसित देश होता है, डेवलप कंट्री होता है, उसमें देखा जाता है। अब इसमें किसी देश की आय अगर दूसरी देश की तुलना में कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसको दर्शाया जाता है। या फिर हम लोग व्यक्ति पर लेकर चलते हैं। जैसे मान कर चलिए कि यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखो, ए का आय जो है वो 400 रुपया है, ठीक, या 4000 है मान के चलो। बी का जो है आय है 10,000 है। सी का आय है आपको 50,000 है। समझ गया ना। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त कर रहे हैं, यानी 4000 में इसको मूलभूत जो आवश्यकता है, बेसिक नीड है, उसको ये प्राप्त कर ले रहा है। और बी तो कर ही लेगा 10,000, सी तो और कर लेगा 50,000 है। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की अगर तुलना कीजिएगा तो पुअर हो जाएंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। सी की अपेक्षा बी जो है गरीब हो जाएगा, सी की अपेक्षा ए तो गरीब होगा ही होगा।
बी की अगर तुलना किया जाए तो बी की तुलना में ए गरीब होगा। यानी एक दूसरे से तुलना करना। अगर हम कमा रहे हैं 60,000 रुपया, आप कमा रहे हो 20,000 रुपया, तो हमारे तुलनात्मक अध्ययन से यानी हमारे तुलना में आप गरीब हो गए, उसी को बोला जाता है रिलेटिव यानी सापेक्ष। रिलेट करना नहीं बोला जाता, रिलेटिव मतलब रिलेट करना, तो वही रिलेट करना, सापेक्ष गरीबी उसी को बोलते हैं। इसमें आय की जो असमानता होता है यानी कितना असमानता है एक दूसरे देश में, उसके आधार पर जो है वो आपको गरीबी निकाला जाता है, गरीबी का निर्धारण किया जाता है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि किसी देश में दूसरी देश की तुलना में कम आय जो होगा वो गरीबी कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा, गरीबी में आएगा, पॉवर्टी कहलाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत जो है अलग अलग जो है निर्धारण किया जाता है, जैसे एमपीआई हो गया, उसके बाद लॉरेंज वक्र हो गया, गिनी गुणांक हो गया, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एमपीआई और लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में। ठीक ना, तो यहाँ तक समझ गए। मल्टीपर्पस शायद पॉवर्टी इंडेक्स इसका होता है एमपीआई का, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ये निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। तो देखिए, निरपेक्ष गरीबी वही जो हम लोगों ने अभी पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा है, यानी जो गरीबी रेखा होता है इससे जो नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं वो आपको निरपेक्ष गरीबी में आएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कैलोरी या फिर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर है, इसके आधार पे जो है वो जो गरीबी है उसको निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। ठीक, ये बेसिकली जो विकासशील कंट्री होता है यानी जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें देखा जाता है, और इसमें सरकार समय समय पर जो है वो बहुत सारी कमेटियाँ बनाती है, समितियाँ बनाती है गरीबी का मापन करने के लिए कि कितने लोग गरीब हैं। इस सब का मापन करने के लिए जो है वो डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील कंट्री में जो है वो आपको अलग अलग समितियाँ बनाई जाती है। यहाँ तक समझ गए ना। यानी आपने सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में, निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट गरीबी यानी पॉवर्टी के बारे में आपने अच्छा से समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये गरीबी का जो मापन है, इधर आ जाते हैं। ठीक ना, गरीबी का जो मापन है, गरीबी का मापन या फिर यह अनुमान है, ये सबसे पहले किसने लगाया, ये सब के बारे में परीक्षा में आपका पूछा जाता है सवाल, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात किया जाए तो बाबू सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है वो अनुमान लगाया था 1867 से 68 की कीमतों पर, यानी 1867 से 68 के बीच की जो कीमतें हैं इस पे अनुमान लगाया था। और इन्होंने अनुमान कब लगाया, 1901 में अनुमान लगाया। और इनका बुक भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बताया है, धन का निष्कासन सिद्धांत भी बताया है, जिसके अंतर्गत जो है वो इन्होंने 16 से 35 रुपया जो है वो 16 से 35 रुपया प्रति व्यक्ति न्यूनतम जो आधारभूत आहार है, और वो भी प्रति वर्ष है। यानी कहने का मतलब है कि जो न्यूनतम आधारभूत आहार है उस पर जो अगर व्यक्ति खर्च कर रहा है 16 से 35 रुपया, या अगर इससे कम खर्च कर रहा है तो गरीबी में आएगा, वो गरीब कहलाएगा। समझ गए। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी साहब के अनुसार ये इन्होंने 1867 के 68 जो है 1867 से 68 की कीमतों पर, यानी इस समय की जो कीमत होगी किसी भी वस्तु का, जैसे न्यूनतम आधारभूत जो आहार होता है, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, ये सब हो गया ना खाने वाला चीज़, तो इसी की कीमतों पर 1901 में इन्होंने अनुमान लगाया था। अनुमान कब लगाया था, 1901 में इन्होंने बताया था कि 16 से 35 रुपया अगर कोई व्यक्ति इससे कम अगर प्रति वर्ष यानी एक साल में अगर खर्च कर रहा है अपने आधारभूत आहार पे, तो वो गरीब कहलाएगा। समझ गए। वही उसके बाद जो है वो अगला 1938 में एनपीसी यानी राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई थी। ये 1938 में जो है वो इसके द्वारा बताया गया कि 15 से 20 रुपया प्रति मंथ, ये ईयर था, ये साल था, और ये मंथ यानी प्रत्येक महीना 15 से 20 रुपये यदि प्रत्येक महीना से अगर कम कोई व्यक्ति कोई वर्ग न्यूनतम आधारभूत आहार पर खर्च कर रहा है, यानी जैसे चावल पर, आटा पर, घी पर, तेल पर, दाल पर, इस सब पर खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी में आएगा, गरीब कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद अगला है आपको योजना आयोग द्वारा एक जो है वो विशेष कमेटी गठित की गई थी, गॉडगिल समिति। कौन सी, गॉडगिल समिति। ये सबसे पहले अगर आपके परीक्षा में पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो पहली बार जो है वो आपको निर्धनता यानी गरीबी का मापन कौन किया था, कौन बताया था, तो गॉडगिल समिति हो जाएगा, या फिर योजना आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण कमेटी भी ऑप्शन अगर रहेगा तो मार देना है। इसके अनुसार जो है वो आपको 20 रुपया जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र में और 25 रुपया जो है आपको शहरी क्षेत्र में प्रति मंथ उपभोग व्यय, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति यदि एक महीने में 20 रुपया व्यय कर रहे हैं, उपभोग व्यय कर रहे हैं, अगर उससे कम कर रहा है तो फिर गरीब कहलाएगा। 20 रुपया कम से कम करना चाहिए बाबू। और वही शहरी क्षेत्र में 25 रुपया, यानी 25 रुपया से अगर कोई व्यक्ति कम कर रहा है आपको मंथली उपभोग व्यय, तो फिर वो गरीब कहलाएगा। और ये किस समिति के अनुसार, गॉडगिल समिति, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो है वो आपको मापन किया था। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रथ दांडेकर समिति।
कौन सा समिति? रथ दांडेकर समिति। ये दो लोग हैं, एक युवम रथ हो गए और एक दांडेकर साहब हैं। इन्होंने इनकी जो दोनों लोगों की संयुक्त समिति थी 1971 की समिति, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएसएसओ का जो है वो बेस्ड डाटा है, जो साइंटिफिकल डाटा है यानी वैज्ञानिक जो डाटा है उसके आधार पर इन्होंने बताया था। और इनका जो आधार था, बेस था औसत कैलोरी के आधार पर। किस चीज़ पे? औसत कैलोरी के आधार पर। कैलोरी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कैलोरी पढ़ा होगा। तो औसत कैलोरी के आधार पर इन्होंने बताया कि अगर 2250 कैलोरी यदि एक दिन में अगर कोई भोजन प्राप्त कर लेता है तो सही है। अगर उससे कम करता है, यानी जो है वो उपभोग कम करता है 2250 कैलोरी से, तो फिर बबुआ वो निर्धन कहलाएगा, वो गरीबी में आएगा। किसने बताया था? रथ दांडेकर समिति, यानी रथ दांडेकर समिति 1971 के अनुसार औसत कैलोरी के आधार पे ये जो है वो मापन किए थे, जिसके अंतर्गत एक दिन का, ये पर डे है, पर डे का जो है 2250 कैलोरी उपभोग करना चाहिए। अगर इससे कोई व्यक्ति कम करता है तो निर्धन यानी आपको पुअर कहलाएगा, गरीबी में आएगा। यानी 2250 कैलोरी जो भोजन प्राप्त करना चाहिए। कैलोरी ऊर्जा का जो है मात्रा का आपको पता होगा, यानी 2250 कैलोरी उसको ऊर्जा मिलना चाहिए। ठीक, अब वही आगे बात करते हैं वाई के अलग समिति, जो कि 1979 में गठित हुई थी। अब वाई के अलग समिति क्या है? वाई के अलग समिति ये भी औसत कैलोरी, यानी जो अभी हम लोग आगे पढ़ा, औसत कैलोरी के आधार पे इन्होंने अपना आधार बनाया। और इनके अनुसार जो है वही पर डे जो है वो, अगर ग्रामीण क्षेत्र का बात किया जाए तो 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र का बात किया जाए तो 2100 कैलोरी जो है अगर कोई उपभोग करता है या फिर भोजन प्राप्त करता है, उतना उसको ऊर्जा मिलता है, तो वो फिर गरीब नहीं कहलाएगा। अगर इससे कम हो गया, एक भी कम हो गया, तो फिर गरीब कहलाएगा, यानी वो गरीबी के अंदर आएगा, पॉवर्टी के अंदर आएगा। तो यहाँ तक समझ गए ना। अब ये जो डाटा है ये तो याद ही करना पड़ेगा, परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। बाकी जो कंसेप्ट है कि सापेक्ष गरीबी किसको कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अब अगला है डीटी लकड़वाला समिति। अब ये क्या है? डीटी लकड़वाला समिति 1989। डीटी लकड़वाला समिति ये क्या है? अब इस समिति के अनुसार जो है वो प्रत्येक राज्य के लिए पॉवर्टी लाइन अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा है नहीं कि एक ही राज्य का जो है वह आपको सभी जो है वो राज्य एक ही समान होंगे। कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, बहुत कहीं ठीक ठाक होगा, गरीबी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। इसलिए इस समिति ने जो एक सिफारिश किया कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग जो है पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। और इसने जो मापन किया वो सीपीआई के आधार पर किया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, सूचकांक होता है, या कंज्यूमर मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक ना। उपभोक्ता जो है मूल्य सूचकांक के आधार पर इसने किया और अपना रिपोर्ट 1993 में दिया। हालांकि इस रिपोर्ट को एनएसएसओ इस रिपोर्ट के आधार पर गरीबी का मापन करने से मना कर देता है। एनएसएसओ एक संस्था है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है वो आपको मना कर देता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछता है। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि बताइए ये समिति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में अगर रहेगा गरीबी निर्धारण तो मार ही देंगे। बाकी इनका डाटा भी आपको याद करना है। ये जो समिति है ये 2004 में गठित हुई थी और रिपोर्ट अपना 2009 में देती है। और ये जो इसका आधार है वो MPCE है, यानी मंथली जो है वह आपको पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर जो है आपको इसने मापन किया गरीबी का, जिसके अंतर्गत जो है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया एक महीने का, और आपको शहरी क्षेत्र में मासिक जो उपभोग है वो आपको 1000 रुपया अगर उपभोग कर रहा है, व्यय कर रहा है इन सभी चीज़ों पर, जो मूलभूत आवश्यकता है इस पर खर्च कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो गरीबी में नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे कम कर रहा है तो वो है गरीबी में आएगा, गरीब कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं जो है वो अच्छे से समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का फ़ोन आ गया था, इस वजह से जो है वो वीडियो बीच में रुक गया। तो हम लोग सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में पढ़ रहे थे कि ये समिति जो है 2004 में गठित की गई थी। इसका रिपोर्ट 2009 में आया है और ये भी MPC यानी जो मासिक आपको प्रति व्यक्ति उपभोग है इसके आधार पर इसने जो है गरीबी का गणना किया, मापन किया, जिसके आधार पर जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र में मासिक जो व्यय है, मासिक उपभोग है वो 816 रुपया, और शहरी जो है वो मासिक उपभोग 1000 रुपया होना चाहिए। ठीक, वही आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही है कि इस समिति के अनुसार जो है वो टोटल जनसंख्या का 21.9% जो है जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, यानी BPL है। ठीक, वही अगला जो है कमेटी है SR हाशिम समिति। बेसिकली ये 2010 में ये समिति गठित हुई थी। ये शहरी क्षेत्र में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए हुआ था। परीक्षा में यहाँ से ये पूछता है त्रिस्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव किस कमेटी द्वारा दिया गया था गरीबी मापन के लिए, तो आपको SR हाशिम समिति हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कमेटी है रंगराजन समिति। 2012 में इसका गठन हुआ है और ये सुरेश तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए इसके जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में कोई दिक्कत है नहीं है, NSSO द्वारा इस पे जो है वो
इसका समिति का गठन किया गया, रंगराजन समिति का, जिसमें कि आपको ये भी समिति जो है वो आपको MPCE यानी वही प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर इसने अपना रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की जो है वो मासिक उपभोग 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये इसने बताया। अगर इससे कोई व्यक्ति कम उपभोग या फिर कोई व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो फिर वो गरीबी में आएगा, गरीबी रेखा से नीचे आएगा, ठीक ना। एक चीज़ और है, यहाँ से पूछता है, यानी रंगराजन समिति से पूछता है, वो है पॉवर्टी लाइन बास्केट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आय की चीज़ों को देखा गया। अब ये जो है आपका निर्धारण राशि है 972 रुपया ग्रामीण और 1407 रुपया जो है शहरी, इसमें ऊर्जा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यानी जितने भी मूलभूत आवश्यकता है इन सबको परिपूर्ण करने के लिए सबको जोड़कर ये जो है बताया इन्होंने, इसलिए पॉवर्टी लाइन बास्केट इसको बोला जाता है। तो यहाँ तक समझ गए ना, ये सभी परीक्षा में आपका पूछता है, तो इसलिए एक एक इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ 2 फैक्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 2015 में जो है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जो कि गरीबी निर्धारण करने के लिए, गरीबी का मापन करने के लिए की गई थी। तो ये भी परीक्षा में पूछ देता है, समय भी पूछता है, 2015 याद कर लेना, और किसकी अध्यक्षता में, तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अनुसार $2.1 अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का जो है व्यय, अगर आय या फिर प्रतिदिन का जो अगर आय कहोगे, यानी उसका प्रतिदिन का आय $2.1 से कम है, यानी $2.1 से अगर कम है उसका एक दिन का आय, तो फिर वो गरीब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। ये आपको 2021 की कीमतों के आधार पर ये उन्होंने डिसाइड किया है, इसने बताया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग देख लो। तो सभी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये एक एक जो फैक्ट है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जो है वो आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग इसका तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पॉवर्टी, इसको ना देखते हुए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी। अब गरीबी के बारे में मैंने आपको बताया, गरीबी क्या होता है, एक समस्या है किसी वर्ग का जो कि अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं है, जैसे शिक्षा हो गया, पानी हो गया, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, इन सब को परिपूर्ण नहीं कर पाता है, तो फिर वो गरीबी कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि गरीबी जो है वह आपको ये एक प्रकार का डिसऑर्डर भी है। महिला का एग्जांपल देकर कि अगर महिला शिक्षित नहीं रहेगी तो उसके आने वाले जो वंश है, आने वाले जो पीढ़ी है, वो भी गरीब ही होता जाएगा धीरे धीरे, मतलब उतना परिपूर्ण अच्छा नहीं हो पाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब परिपूर्ण करने में रह जाएगा। तो वो भी जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है। फिर या फिर हो सकता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा ना दे, जब खुद शिक्षित नहीं रहेगी तो कैसे शिक्षा देगी। या फिर हो सकता है वो कुपोषण का बच्चे शिकार भी हो जाते हैं वैसे। फिर संज्ञानात्मक कर के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई गरीब है वो अपना 80% जो है मानसिक क्षमता उसका यूज सिर्फ और सिर्फ जो है वो दैनिक जो है वो नीड होता है उसी पे खर्च कर देता है, बाकी के आगे की नहीं सोचता है। इसलिए संज्ञानात्मक यानी कॉन्जिटिव टैक्स। बाकी ये निर्धनता के श्रेणी एग्जाम में रेयर केस में पूछेगा तो पूछेगा, फिर भी आप इसको देख लेना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गरीबी 2 प्रकार के, यानी एक रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष गरीबी, और एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट गरीबी। इसके बारे में मैंने आपको बताया सापेक्ष के बारे में कि इसमें आय की असमानताओं के आधार पर होता है, यानी एक दूसरे के आय से तुलना किया जाता है। जैसे मेरा 10,000 रुपया आय है, इनकम है, आपका 5,000 रुपया इनकम है, भले आप सारी चीज़ों को परिपूर्ण कर रहे हो, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है ये परिपूर्ण कर रहे हो, आपको अच्छा सा भोजन मिल रहा है, खा रहे हो, सो रहे हो, आवास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इस गरीबी के आधार पे, सापेक्ष गरीबी के आधार पे आप हमसे गरीब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा इनकम ज़्यादा है। यहाँ पर साफ लिखा गया है आय की असमानता, यानी समानता नहीं है इसमें, इनकम में, आय में असमानता है। तो बेसिकली एक देश से दूसरे देश की तुलना किया जाता है कि हाँ भारत में जो है वो आय इनकम कितना है या नेशनल इनकम कितना है, आपको नेशनल इनकम अमेरिका में कितना है, ये सब असमानता के आधार पर ये आपको सापेक्ष गरीबी नहीं, रिलेटिव जो है आपको पॉवर्टी निकाला जाता है। निरपेक्ष गरीबी मैंने आपको बता ही दिया कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे व्यक्ति हैं व्यतीत करने वाले, वो निरपेक्ष गरीबी में आते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो पॉवर्टी लाइन के बारे में कि जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर ये गरीबी का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कि विकासित कंट्री आता है। इसमें समय समय पर जो है वो गवर्नमेंट अलग अलग समितियां बनाती है गरीबी का मापन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन गरीबी का मापन किया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1901 में अनुमान लगाया कि 1635 रुपया प्रति वर्ष अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम आधारभूत आहार पर खर्च नहीं कर रहा है, उससे कम कर रहा है, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, ये सब आपको आधारभूत आहार है, अगर इस पर खर्च कर रहा है इससे कम, तो फिर भैया गरीब हो जाएगा। एनपीसी यानी जो राष्ट्रीय योजना समिति है, नेहरू साहब की अध्यक्षता में 1938 में इसने प्रति मंथ 15 से 20 रुपये बताया।
गौडगिल समिति के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता बाद पहली बार इसने मापन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 20 और शहरी क्षेत्र में 25 रुपये प्रति मंथ उपभोग व्यय बताया कि इतना रुपया उपभोग करना है। उसके बाद रथ दांडेकर समिति, ये औसत कैलोरी के आधार पर अगर 2250 कैलोरी अगर एक दिन में किसी को नहीं मिल रहा है, भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो भैया वो क्या है, वो गरीब है। वाई के अलग समिति, वही औसत कैलोरी, इसमें अलग अलग डिसाइड कर दिया गया, ग्रामीण के लिए 2400, 2100 आपको शहर के लिए। डी.टी. लकड़वाला समिति CPI के आधार पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, इसको NSSO ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में गठित, 2009 में इसने रिपोर्ट दिया। इसने अपना ग्रामीण के क्षेत्र के लिए 816 रुपये मासिक व्यय और शहरी के लिए 1000 रुपये मासिक इसने बताया। उसके बाद अगर वही बात की जाए रंगराजन समिति 2012 में, ये भी MPSC इसका आधार बनाया था, 972 रुपये ग्रामीण और 1470 रुपये शहरी। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप एक एक चीज़ देख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास को देखते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी सापेक्ष गरीबी के बारे में पढ़ा था कि सापेक्ष गरीबी यानी जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो क्या होता है। अब इसके मापदंड के बारे में देखते हैं। वहाँ हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था कि इसके मापदंड MPI हो गया, लॉरेंज वक्र हो गया या फिर गिनी गुणांक हो गया। अभी एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले MPI यानी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ये क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर मानकर चलिए पॉवर्टी ही ज्ञात करना है तो सिर्फ आप किसी एक डायमेंशन से नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे कि आय को देखकर कि हाँ व्यक्ति का इतना इनकम है तो ये गरीब नहीं होगा, अगर इससे कम है तो फिर ये गरीबी रेखा से नीचे होगा, इसके हिसाब से जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए मल्टी डायमेंशनल जो है वो इंडेक्स लाया गया। इसके आधार पर ही नीति आयोग भी बताता है, और जो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसी हिसाब से लगभग 38 टाइप की चीज़ों को लिया गया। और इसमें जो डाटा देता है, इसका जो सहयोग करता है नीति आयोग का, वो NSSO करता है। कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। 1951 में इसकी स्थापना होता है, हेडक्वार्टर दिल्ली है। वर्तमान में ये जो है NSO में इसका विलय हो गया। ये आपको गरीबी जो है वो गरीबी निर्धारण करना या फिर बेरोजगारी का मापन करना, यही करता था NSSO, ठीक। अब इसके दो मेथड है, क्या है? अब इसके दो मेथड है, एक URP है, एक MRP है। URP और MRP को डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं URP जो है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता है, MRP मिक्स रिकॉल पीरियड होता है, ठीक ना। एक डाटा होता है 1934 से 35 के बीच ऐसे करके, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि MPI क्या होता है। नीति आयोग द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। 38 टाइप के जो है वो चीजें रहती हैं उसमें, मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से आपकी परीक्षा में बाबू सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, लॉरेंज वक्र यानी जो लॉरेंज कर्व है, ये बेसिकली मैक्स ओलोरेन द्वारा 1905 में दिया गया था। और इसमें जो इन्होंने समानता रेखा दी है लॉरेंज कर्व में, इन्होंने अपनी समानता रेखा जो दर्शाया है वो 45 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पे। और ये देश के लोगों के बीच आय की विषमता को दर्शाता है। यानी किसी भी देश के जो लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें आय की जो विषमता है, यानी जो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग आय हैं, इसका जो दर्शाता है, यह आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो, ये नीचे वाला जो डाटा है ये जनसंख्या है प्रतिशत में, ये क्या है? जनसंख्या है। और ये जो ऊपर वाला है ऐसे वाला, ये है आपको आय प्रतिशत में। क्या है? आय है। एक्स वाई तो आप पढ़े होंगे ना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कोई अगर मैथ नहीं पढ़ा होगा उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मानकर चलो ये जनसंख्या प्रतिशत में हो गया, ये आय प्रतिशत में हो गया। अब ये 45% जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 45%, इसी को समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, 45 डिग्री। अब देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसी को लॉरेंज कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंज कर्व। अब अगर आपने पढ़ा होगा कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा या फिर ग्राफ पढ़ा होगा, तो जैसे जैसे अगर इधर बढ़ेगा वैसे वैसे अगर ऊपर बढ़ेगा, जैसे देखो अगर इधर जनसंख्या बढ़ रहा है और आय भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है। जैसे ये देखो, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, आय भी, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है, ये जनसंख्या आय, ये एक आइडियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडियल वैल्यू, आइडियल ये ग्राफ हो जाएगा। यानी किसी X% उस देश का, X% व्यक्तियों के पास X% आय होता है, वो ये आपको ग्राफ दिखाई देगा। यानी मान कर चलिए 10% लोगों के पास जनसंख्या यानी 10% है, उसके पास आपको आय कितना है? 10%, ठीक है। ये एक आइडियल वैल्यू, ऐसा होता नहीं वास्तविक में, ऐसा थोड़ा ना होता। भारत में ही देख लो कितने गरीब है, गरीब होता कोई, अगर सबके पास उतना ही पैसा होता तो गरीब होता नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये कर्व है, ये क्या है? कर्व। अब ये जो लॉरेंज कर्व है, जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, जैसा ये समांतर रेखा के करीब जाएगा, अब ये इधर सटेगा,
तो ये अच्छा चीज़ है। जैसे जैसे सटेगा इसका मतलब जो लोगों के बीच आय की विषमता है ये घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। लेकिन ये लॉरेंज कर्व अगर समांतर रेखा से दूर जाएगा, इधर भागेगा, तो दूर भागेगा मतलब जनसंख्या में तो वृद्धि होगी लेकिन आय में उतना वृद्धि नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ग्राफ समझ में आता है ना जी आपको। जैसे फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, इसको मिटाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर ग्राफ से भी सवाल पूछ ले तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये लॉरेंज कर्व हो गया, समांतर रेखा हो गया, ठीक। समांतर रेखा मैंने आपको बताया 45 डिग्री। अब इसमें आपको बताया कि 10% लोगों के पास, मानकर चलिए 10% आया, 20% लोगों के पास 20% आया, 30% लोगों के पास 30% आया, ऐसा ही तो ग्राफ मिलाया जाता है। तो 45 डिग्री जो ऐसे रहता है 45 डिग्री ये इक्वल बराबर होता है। तो इसका मतलब ये आइडियल वैल्यू है, यानी x% व्यक्तियों के पास, यानी 10% व्यक्तियों के पास 10% आया है, तो वही मैंने लिख दिया है x% व्यक्तियों के पास x% आया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता में तो ऐसा होता नहीं है, तो ये आइडियल है, आइडियल ग्राफ है। वास्तविकता में ऐसा होता है, क्या होता है कि जनसंख्या ज्यादा होता है, आय कम होता है। जैसे जनसंख्या ज्यादा हो गया, ये 40 हो गया, लेकिन आय थोड़ा सा कम हो गया, या ऐसा होता है। तो इसमें एक लॉरेंज कर्व आता है, जैसे ये कर्व टाइप का आ गया ना, जैसे घुमाव टाइप का, उसी को कर्व बोलते हैं। तो ये कर्व आ गया। अब बेसिकली इसी कर्व से सवाल पूछता है कि लॉरेंज कर्व जब समांतर रेखा के करीब जाएगा या फिर समांतर रेखा से दूर होगा तो क्या होगा। तो देखिए ये लॉरेंज कर्व जब समांतर रेखा से हिलने जाएगा, नजदीक जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो इधर जाएगा तो समांतर रेखा के करीब जाएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। यानी आय में जो विषमता है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी ना 45 डिग्री के नजदीक जाएगा तो, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि भी हो रहा है तो आय में भी वृद्धि भी हो रहा है, आपको दिखाई देगा। बाकी अगर लॉरेंज कर्व जो है वो समांतर जो रेखा ये 45 डिग्री इससे अगर दूर जाएगा, इधर जाएगा, मान के चलिए इधर जा रहा है, ठीक, इधर जा रहा है इधर, तो ये जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन आय नहीं बढ़ रहा है। आय बढ़ेगा तो ऊपर भी ना जाएगा, ये देखिए 10 से 15 के बीच रह गया, समझ गए। तो ये जो है वो आय की विषमता अधिक हो जाएगी, ये बैड कंडीशन हो जाएगा, जबकि ये गुड कंडीशन हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला बताया, यानी समांतर रेखा के करीब जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब गिनी गुणांक के बारे में जानते हैं, यानी जो गिनी कोफिशिएंट है इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये कोराडो गिनी द्वारा 1912 में दिया गया था, और ये भी जो है आपको आय में वितरण की विषमता को मापने की एक प्रचलन विधि है। आय में जो है वितरण की विषमता है उसको मापने की एक प्रचलन विधि है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हूबहू यही है, लॉरेंज वक्र वाला है, लॉरेंज कर्व वाला यही चीज है। ये जो है ए है, इसको असमानता का क्षेत्रफल बोलते हैं, और जो बी है ना, ये ए के नीचे वाले को क्षेत्रफल बोलते हैं, असमानता के नीचे वाले को क्षेत्रफल बोलते हैं। कोफिशिएंट का फार्मूला होता है गिनी कोफिशिएंट, यानी गिनी गुणांक का फार्मूला होता है a बटा a प्लस बी। क्या होता है, a बटा a प्लस बी, ठीक। ये हो गया असमानता का क्षेत्रफल, और a प्लस बी हो जाएगा, यानी ये जो समांतर रेखा है, ये 45 डिग्री वाला समांतर रेखा है, इसके नीचे का टोटल क्षेत्रफल, यानी a और b दो जोड़ दीजिएगा तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर रेखा से नीचे का क्षेत्रफल। तो यही कोफिशिएंट से संबंधित आपके परीक्षा में सवाल पूछता है, तो इसको याद करना है। बाकी ये चीज तो यही वाला है, अगर इसको हम मिला देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक। अब देखिए केस 1 में अधिकतम समानता कब हो सकती है, अधिकतम समानता कब हो सकती है, जब आप a का मान 0 हो जाएगा। अगर a का मान जब 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 बटा में 0 प्लस में यानी 0, अधिकतम समानता हो जाएगा। अधिकतम समानता मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रहा है। अगर ये क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो कर्व है इस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना जी, कर्व वाला हम सोच रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, कर्व से परीक्षा में सवाल पूछता है। जैसे कि मानकर चलिए ये जो क्षेत्रफल है ये अगर 0 हो जाएगा तो ये कर्व मतलब ये लाइन रहेगा ही नहीं, ये इस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, ये इस पे 45 डिग्री पे आ जाएगा। तो जब 45 डिग्री पे आ जाएगा इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रहा है, यानी यहाँ जो है आय की विषमता बहुत ना बराबर है, 0 है, ठीक। वही अगर केस 2 में बात की जाए, जो अधिकतम असमानता है, जबकि ये अधिकतम समानता था, अधिकतम असमानता कब होगा, जब आपको b का मान 0 हो जाएगा। किसका मान, b का मान। अब b का मान अगर 0 रखकर देखते हैं तो a बटा में a प्लस b, a बटा में a प्लस b का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है, a कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 आएगा, 1 आ गया। तो इसमें क्या होगा कि एक ही व्यक्ति को पूरा जो है b का मान 1 आ गया, b 0 है, यानी ये जो कर्व है आपको ये ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक, ऐसे आ जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति को पूरा आय मिल रहा है, यानी 1% व्यक्ति को पूरे जो है वो पॉपुलेशन का, पूरे पॉपुलेशन का जो है वो आपको पूरा आय जो है 1% लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक समझ गए। इसका मतलब ये है कि गिनी गुणांक का जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू, गिनी कोफिशिएंट का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, ये खराब है, ये प्रदर्शक, ये सूचकांक क्या है, ये खराब है। अगर जैसे जैसे बढ़ेगा, 0 था अच्छा था, 1 हो गया तो खराब हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसको निपटाते हैं। यहाँ से भी अगर सवाल परीक्षा में पूछ दे तो
इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पॉवर्टी के रीजन जानते हैं कि आखिर गरीबी के क्या कारण है। तो सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या अगर दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये भी एक गरीबी का कारण है। लो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी कमी, वो कम होना, ये भी एक आय है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी एक जो है वो आपको निर्धनता का कारण है। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रहा है। अगर मानकर चलिए किसी व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा तो जो व्यक्ति गरीब नहीं है वो भी आगे जाकर गरीब हो सकता है चीज़ों को लेकर। उसके बाद पूंजी का अभाव, पूंजी का यानी कैपिटल का अभाव, आधारिक संरचना नहीं है। उसके बाद भूमि संसाधनों की कमी है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, जैसे ये महिलाओं में देखने को मिलता है, उनको शिक्षा नहीं मिलता है, घर से बाहर नहीं जाने लोग जाने देते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए जितना जो पुरुष काम करते हैं आपको मार्केट में चाहे कहीं भी काम करते हैं उतना महिलाएं करती हैं नहीं करती हैं। हालांकि आजकल तो प्रवृत्ति बदल रहा है, महिलाएं जो हैं वो आपको टेम्पो ऑटो सब रिक्शा सब चला रही हैं। तो ये सभी कारण है, ये सभी कारण है गरीबी का। मान कर चलो कि 10 महिलाएं एक घर में हैं, एक पुरुष है तो पूरा जिम्मेदारी उसी पुरुष पर रहेगा। लेकिन अगर महिलाएं भी काम करती, सामाजिक सांस्कृतिक अगर काम नहीं बनता तो उस घर में जो है वो निर्धनता यानी गरीबी नहीं होती। तो ये भी एक कारण है और भी बहुत सारे कारण है। ठीक, अब देखिए गरीबी उन्मूलन कैसे हो सकता है। गरीबी उन्मूलन करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो देखिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है इसमें विकास करना चाहिए, एमएसएमई का विकास करना चाहिए, ये आपको पता ही है दोनों चीजें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कल्याणकारी राज्य। क्या है कल्याणकारी राज्य के अधीन जितनी योजनाएं हैं उस पर सरकार ने काम भी किया है और अलग अलग योजनाएं जो है गरीबी उन्मूलन के लिए लाती भी है सरकार। अब ये कल्याणकारी राज्य मतलब आप लोग जानते हैं, कल्याणकारी राज्य मतलब वैसा राज्य को बोला जाता है जो कि नीचे तबके के लोग, यानी मान कर चलिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक ना, सबसे गरीब है बच्चा भाई, एकदम इसको एकदम गरीब है, ठीक ना। अब इस व्यक्ति को यदि कोई सरकार का योजना का लाभ पहुंच रहा है या राजनीतिक लाभ इसको पहुंच रहा है तो फिर वो कल्याणकारी राज्य में आता है। ठीक, अरे यार मैंने तो माइक ही नहीं लगाया है, माइक तो वहाँ है यार। चलिए माइक लगा लिया यार, माइक ही भूल गया था। तो ये कल्याणकारी राज्य के बारे में आप लोग जान गए होंगे। ठीक, अब देखिए ये कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया था गरीबी उन्मूलन के लिए, या फिर पीएम आवास योजना, इसके अंतर्गत गरीबों को आवास दिया जाता है, घर दिया जाता है। पीएम उज्ज्वला योजना ये 2016 में शुरू किया गया था जिसमें कि मुफ्त रसोई गैस दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा हो गया, या फिर अंत्योदय योजना हो गया जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक मंथ 35 केजी जो है वो अनाज दिया जाता है। 3 रुपया आपको प्रत्येक केजी के हिसाब से चावल और 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आपको गेहूँ दिया जाता है। पीएम जनधन योजना हो गया जिसमें कि 1 लाख दुर्घटना बीमा हो गया। फिर यह टैक्सेशन को कम करना, टैक्स को कभी कभी सरकार द्वारा कम किया जाता है, या फिर पेंशन देना, वृद्धा पेंशन देना, विधवा पेंशन देना, विकलांग पेंशन देना, ये सब जो है वो आपको गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत ही आता है। ये एक जो है वो आपका गरीबी उन्मूलन के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। अब ये लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में लगाए है ना जी, वर्ल्ड बैंक जो है इसके बारे में जान जाओ कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो 3 टाइप के जो है वो गरीबी के बारे में बताया गया है। और ये इसलिए कि बुनियादी अवधारणा के आधार पर ये सारी चीज़ों को गणना किया जाए। जैसे मानकर चले कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय अलग अलग जो है वो समस्याएँ थी, उस समय अलग अलग समस्याएँ थी, तो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। या फिर मानकर चलिए कि भारत में अलग समस्याएं हैं गरीबी के लिए हो सकता है पाकिस्तान के पास अलग समस्या हो, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक द्वारा अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि $1.90 प्रति डे से अगर किसी भी व्यक्ति के पास इनकम कम है, $1.90 एक दिन का जो उसका इनकम है उससे अगर कम है तो वो अत्यधिक गरीब में आ जाएगा। वही अगर एक दिन का जो इनकम $3.20 से अगर कम है तो फिर वो निम्न मध्यम आय में आएगा। और वही $5.50 प्रतिदिन से उसका इनकम कम है तो आपको उच्च मध्यम आय में आएगा, यानी उच्च मध्यम इनकम में आएगा। तो यहाँ तक समझ गए, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी यदि जो भी योजना होता है, ये सारी जो योजनाएँ होती है, इसका जो डाटा होता है यानी गरीबी के बारे में चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर ये सरकार द्वारा किया जाता है। 2011 की जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें की जाती है। तो सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि जो पिछले क्लास में जो आपका डाउट था, मैं मात्र 2 मिनट में उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए कोई भी डाउट है, अगर मान कर चलिए आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा आप देख लिया कीजिए, तब समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपका जीवीए से डाउट था, जीवीए मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स घटा देना है जीडीपी में से आप डायरेक्ट टैक्स घटाते हो तो आपका जीवीए निकल जाएगा। एक का पर कैपिटा इनकम से आपका डाउट था, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ईजी है यार, टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ट्रिपल पी से कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, ट्रिपल पी में मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद हाँ, वो 2 कंडीशन से आपको दिक्कत है। देखो 2 कंडीशन से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो मैंने एक्स और वाई आपको बताया था कि एक्स हमारा जो देश का नागरिक है, अगर विदेशों में कमा रहा है, उसका आय एक्स हो गया, वाई जो हो गया, वाई विदेशी हमारे देश में कमा रहा है। तो अगर एक्स वाई से ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमारा देश का नागरिक ज़्यादा रुपया कमा रहा है, तो वो विदेश से प्राप्त आय शुद्ध हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, वही हो गया। अगर वाई ज़्यादा हो गया, इसका मतलब विदेशी जो कमा रहा है हमारा देश में वो ज़्यादा हो गया, यानी हमारा विदेश से प्राप्त आय निगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये संतुलित अर्थव्यवस्था में होता है, यानी दोनों बराबर, विदेशों से पैसा भी बराबर मतलब उतना ही आ रहा है जितना हमारे देश से भी पैसा विदेशी लोग ले जा रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। अब जबकि ये दोनों जीरो हो जाता है तो इसका मतलब बंद अर्थव्यवस्था, यानी ना विदेश में उस देश में कोई हमारा कार्य कर रहा है व्यक्ति, ना उस देश का हमारा देश में कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति। तो ये सिंपल सा था। और वो जो कंडीशन आप बता रहे हो कि GDP GNP में आएगा, तो वो बस उसको याद कर लेना, ठीक ना, याद कर लेना। वो आर्थिक क्षेत्र में आता है, उसको याद कर लीजिएगा। बाकी सब चीज़ आपने देख ही लिया होगा, ठीक ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नाइट ड्यूटी करके आए हैं 6 बजे और उसके बाद अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। आंखों में आपको दिखाई दे रहा होगा नींद। अब जा रहे हैं पढ़ा कर नींद लेने, सोने, फिर नाइट ड्यूटी करना है। तो ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा आपको, और नोट्स बना लीजिएगा।